सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीबीएल अगेन। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा जो है यहाँ पर आज का जो है विषय रहेगा वो रहेगा डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरटेकिंग। तो DSU भी जो है हम इसको कह सकते हैं। क्या चीज़ है ये फटाफट से देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ WTO। सबसे पहले तो जो है जो WTO हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है जो है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज द टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द WTO। तो जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो जो है सबसे टॉप मोस्ट जो है वो बॉडी है इसकी, ठीक है जी, WTO की। आगे कर देता हूँ। हाँ, इट इज़ कंपोज्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल WTO मेंबर्स एंड शेल मीट एटलीस्ट वंस एवरी 2 ईयर। तो हर 2 साल में एक बार जो है ये मिलते हैं और ये सारे जो हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं WTO मेंबर से निकाले जाते हैं। तो इट टेक्स डिसीजन ऑन WTO एग्रीमेंट एक्सेट्रा। तो WTO के जो एग्रीमेंट हो गया एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ये सारे जो है ये डिसीजन लेते हैं, ठीक है जी। सो द सेकंड टियर इन द डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द WTO इज द जनरल काउंसिल। तो ये तो था मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये था। अब आगे सेकंड जो इसके अंदर इसके नीचे जो होता है या जो सेकंड इसका हिस्सा होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द WTO इन द जनरल काउंसिल, ठीक है जी। जनरल काउंसिल आ गया विच वॉज फॉरवर्डेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेंबर्स कंट्रीज। इट अडॉप्ट्स डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑल अफेयर्स व्हेन द कॉन्फ्रेंस इज नॉट इन सेशन। तो जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ने जो भी डिसीजन वगैरह दिए हैं उसी को जो है ये कंटिन्यूशन में रखता है, उसी को अडॉप्ट कराता है। और जब जो है ये सेशन में नहीं होते हैं, हमने कहा ना हर 2 साल में एक बार मिलेंगे, वो वाले सेशन की बात हो रही है। थर्ड लेवल आर 3 सब्सिडरी काउंसिल, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विस और काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये कुछ इसके हो गए 3 लेवल। और चौथा जो लास्ट लेवल है वो फाइनली द सेक्रेटेरिएट ऑफ WTO हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हैज़ नो डिसीजन मेकिंग पावर। इट्स मेन ड्यूटी इज़ टू प्रोवाइड टेक सपोर्ट फॉर वेरियस काउंसिल एंड कमिटीज़। तो फाइनली जो है वो सेक्रेटेरिएट का काम कुछ डिसीजन मेकिंग या कुछ इस तरीके का नहीं होता। इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो जो है जो टेक्निकल सपोर्ट जो है वो जो है वहाँ पर प्रोवाइड करे वेरियस काउंसिल्स को, जो ऊपर हमने 3 लेवल डिस्कस करे। तो टोटल 4 लेवल के अंदर जो हमारा WTO का जो स्ट्रक्चर है वो जो है सिमट के रह जाता है। अब आता है अ प्लेस फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट। अब सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट के अंदर आते हैं। द WTO इज ऑल्सो अ स्पेस फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर कंट्रीज। A dispute arise when a member government believes that another member government is violating an agreement। तो एक डिस्प्यूट तब क्रिएट होता है जब एक जो है मेंबर गवर्नमेंट जो है वो ऐसा लगता है उसको कि दूसरा जो है यार वो फॉलो नहीं कर रहा है चीज़ों को सही से, वो जो है वॉयलेट कर रहा है किसी एग्रीमेंट को, विच हैज़ बीन मेड इन द WTO, जो WTO का एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग DSU होता क्या है? एडवांस्ड आउट द इनइफेक्टिव मीन्स यूज्ड अंडर द GATT फॉर सेटलिंग disagreements among members। So DSU officially known as rules and procedure governing the settlement of dispute, established rule and procedure that manage various dispute arising under the covered agreement of the final act of the Uruguay round। तो उरुग्वे जो राउंड है उसके अंदर जितने भी वेरियस जो अग्रीमेंट्स हुए थे उसको कोई वायलेट ना करे, यही काम है इसका DSU का। अब कैसे होगा, क्या होगा, ये आगे डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एंड प्रोसीजर गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। पहले तो ये देख लेते हैं रूल्स एंड गवर्नेंस ऐसे है कौन कौन से जो DSU के अंदर जो है देखे जाते हैं। आर्टिकल 1 जो है वो कह रहा है कवरेज एंड एप्लीकेशन। ऑब्वियसली आर्टिकल 1 हर चीज़ का जो है बेसिक बताता है। द रूल्स एंड प्रोसीजर शैल अप्लाई टू डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोविजन ऑफ दिस अग्रीमेंट लिस्टेड इन अपेंडिक्स 4 Appendix 1 to this understanding shall also apply to consultation, the settlement of dispute between member concerning their rights and obligations under the provision of the agreement of। वही चीज़ हो गई। The rules and procedure in this understanding shall apply to subject of such special and additional rules and procedure on dispute settlement contained in the covered agreement as are identified in the Appendix 2। तो Appendix 1 हो गया, Appendix 2 हो गया, इसके अंदर जो जो भी चीज़ें दी हुई हैं उन सब के ऊपर जो है इसके रूल्स एंड वो प्रोसीजर्स देखे जाएंगे। If there is a conflict between special or additional rules and procedure of such agreement under review and where parties to the dispute cannot agree on rules and procedure within 20 days। अब जहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशल रूल्स या एडिशनल रूल्स के अंदर जो है कोई स्पेशल प्रोसीजर के अंदर जो है उनके अग्रीमेंट के ऊपर भिड़ंत हो जाती है कि नहीं भाई तू गलत कह रहा है, तू गलत कह रहा है, और उसके अंदर जो है वो कैन नॉट अग्री ऑन द रूल्स एंड प्रोसीजर विद इन 20 डेज। 20 दिन के अंदर अगर वो नहीं कर पाते उसने भिड़ंत को सही अपनी of the establishment of the panel, the chairman of the dispute settlement body provided for in the paragraph 1 of article 2 in consultation with the parties to the dispute shall determine the rules and procedure to be followed within 10 days after the request। तो जो भी जो इसके अंदर चेयरमैन होगा
विद द कंसल्टेशन ऑफ अदर बॉडी मेंबर्स, उनके साथ जो है कंसल्टेशन करके 10 दिन के अंदर जो है वो रिक्वेस्ट shall determine dispute with the parties to the rules and procedure to be followed within 10 days after the request by either member। तो वो देखा जाएगा इसके अंदर कि कौन कौन से रूल्स और प्रोसीजर सही है, उसको फॉलो कराना चाहिए और ये सब। अब आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 है एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड। द DSB shall have the authority to establish panels, adopt panel and appellate body reports, maintain surveillance of the implementation of rulings and recommendations, authorize suspension of concession and other obligation। तो ये सारी चीज़ें भी जो है हमारे DSB के पास कई सारे पावर्स जो है इसके अंदर हैं। The DSB shall inform the relevant WTO council and committees of the any developments in the dispute related to provisions to the respective covered agreement। The DSB shall meet as often as necessary to carry out its function within the time frame provided। तो जितनी जल्दी से जल्दी जो है वो मिल सकती है, अगर उसको फंक्शंस को जो है प्रॉपरली, मतलब बेसिकली अपना काम सही से करे, जल्दी मिले ना मिले वो अलग बात है। आर्टिकल 3 जो है वो जनरल प्रोविजंस के बारे में बताता है। क्या है? मेंबर्स अफर्म देयर adherence to the principle for the management of dispute here to applied under आर्टिकल 22 23 ऑफ गैट, ये सब दिखा रखा है इसमें। द डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ द WTO इज द सेंट्रल एलिमेंट इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी टू द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। So recommendation or rules made by the DSB shall be aimed at achieving a satisfactory settlement of the matter in accordance with the rights and obligation under the understanding। and तो वही चीज़ हो गई यहाँ पर जो है DSB जो है प्रॉपर तरीके से काम करे, सबके राइट्स और जो भी किसी का हक छीन रहा है या कुछ हो रहा है वो सबको ध्यान से देखेगा, ये जिसकी ड्यूटी जिसके ऑब्लिगेशन है वो ध्यान से फॉलो करवाएगा। ये mutually agreed solution to matters formally raised under the consultation and dispute settlement provision of the covered agreement shall be modified to the DSB and relevant council and committees। जो भी म्यूचुअली अग्रीड सॉल्यूशंस होते हैं वो जो है ये करवाएंगे। इन केस वेयर देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन अज्यूम्ड अंडर अ कवर्ड अग्रीमेंट द एक्शन इज कंसीडर्ड प्रामा फेसाई टू द कॉन्स्टिट्यूट अ केस ऑफ मॉडिफिकेशन और इम्पेयरमेंट। तो जहाँ पर जो है कुछ ऐसे केसेज हैं जहाँ इन्फ्रिंजमेंट का केस है तो उस केस में उसको मॉडिफाई कराना, ये सब ये देखेंगे। तो काफ़ी लंबा चौड़ा जो है काम है इनका। आर्टिकल 4 जो है कंसल्टेशन। Members affirm their resolve to strengthen and improve the effectiveness of the consultation procedure employed by the members। तो कंसल्टेशन प्रोसीजर जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए था। ईच मेंबर शुड गेट एन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी, वही चीज़ हो गई नेचुरल जस्टिस की, सबकी सुनो। फिर उसके बाद देखो एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर कंसल्टेशन रिगार्डिंग एनी रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अनदर मेंबर काउंसिल, measures affecting the operation of any covered agreement taken within the territory of the former। The new member to which the request is made shall, unless otherwise mutually agreed reply to the request is made, shall, unless otherwise mutually agreed reply to the request within 10 days after the date of the receipt, and shall enter into the consideration good within the period of no more than 30 days after the date of receipt of the request with the view of achieving the mutually satisfactory solution। कुछ नहीं है, कंसल्टेशन के अंदर अच्छे से हो, सबकी सुनी जाए, किसी को दबाया ना जाए। If the above conditions are not fulfilled, the member may proceed directly to the request establishment of the panel। अगर यहाँ पर कंसल्टेशन से बात नहीं बन पाती है, डिस्प्यूट नहीं सॉल्व हो पाता तुम्हारा, तो पैनल के पास चले जाओ। ऑल सच रिक्वेस्ट फॉर कंसल्टेशन shall be notified to the DSB and the relevant council and committees by the member which request consultation। वो जो है DSB के पास नोटिफाई हो जाएगा। द कंसल्टेशन शैल बी कॉन्फिडेंशियल, जो भी कंसल्टेशन होगी वो कॉन्फिडेंशियल होगी। इफ द कंसल्टेशन फेल टू सेटल अ डिस्प्यूट विद इन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर कंसल्टेशन, द कंप्लेनिंग पार्टी मे रिक्वेस्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैनल। तो वही चीज़ होगी, अगर 60 दिन के अंदर तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा तुम्हें अपनी लड़ाई का, तो पैनल के पास चले जाओ। इन केस ऑफ अर्जेंसी लाइक पेरिशेबल गुड्स, कोई ऐसी भिड़ंत है जिसमें पेरिशेबल गुड्स इन्वॉल्व है। पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो जल्दी सड़ गल जाते हैं, जैसे सेब, आलू, टमाटर, प्याज। शैल एंटर इनटू कंसिडरेशन विद इन नो मोर देन 10 days, 10 दिन के अंदर जो है वो आ जाएंगे इसके अंदर कंसिडरेशन के अंदर। आर्टिकल 5 क्या कह रहा है? गुड ऑफिस कंसिलिएशन एंड मीडिएशन। आर्टिकल 5 कह रहा है दीज आर द प्रोसीजर दैट आर अंडरटेकन वॉलंटरी इफ द पार्टीज टू डिस्प्यूट सो अग्री। अब ये वॉलंटरी होता है कि तुम अगर मेडिएशन कराना चाहो, कंसिलिएशन के थ्रू जाना चाहो अपना डिस्प्यूट को, भिड़ंत को सही करने। दीज प्रोसीडिंग शैल बी कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल होंगी। मे बी रिक्वेस्टेड एट एनी टाइम बाय एनी पार्टी टू द डिस्प्यूट। ठीक है जी। दे मे बिगन एट द टाइम एंड टर्मिनेटेड एट द टाइम। तो कभी भी शुरू हो सकता है, कभी भी जो है बंद हो सकता है ये। द कंप्लेनिंग पार्टी मस्ट अलाउ अ पीरियड ऑफ 60 days आफ्टर द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर कंसल्टेशन बिफोर रिक्वेस्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैनल। वही चीज़ों को 60 दिन के इसके अंदर भी समय दिया गया। आर्टिकल 6 कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैनल। अब हमने बड़ी ऊपर बातें कर ली, पैनल के पास चले जाओ। पैनल क्या है ये देख लेते हैं। द कंप्लेनिंग पार्टी सो रिक्वेस्ट अ पैनल शैल एस्टेब्लिश एट द लेटेस्ट एट द DSB मीटिंग फॉलोइंग दैट द विच द रिक्वेस्ट फर्स्ट अपीयर ऑन द इंटर आइटम
on the DSB agenda unless at the meeting of the DSB decide the consensus not to be establish a panel। तो पैनल जो है वो जैसी पार्टी बताएगी कि हाँ भाई डी सॉल्यूशन मिल पा रहा तो कर देंगे। द रिक्वेस्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पैनल शैल बी मेड इन राइटिंग, इट शैल इंडिकेट वेदर कंसल्टेशन वर हेल्ड, आइडेंटिकली द स्पेसिफिक मेजर्स एट द इश्यूज एंड प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी ऑफ द। तो पैनल ऐसे ही नहीं बैठ जाता मजे मजे में, उसके अंदर सब कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा कि भैया हाँ हमारे जो है कंसल्टेशन हो चुकी है, उसके अंदर ऐसे ऐसे ये इश्यूज रेज हुए थे, इसमें सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, या ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, क्या लीगल इश्यूज थे, क्या लीगल बेस था मेरी इस पॉइंट का उस पॉइंट का फलाना, कंप्लेंट सफिशिएंट टू प्रेजेंट द प्रॉब्लम क्लियरली, वही चीज़ हो गई। आर्टिकल 7 क्या कह रहा है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ पैनल। तो 20 डेज फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैनल उसके रेफरेंस जो हो रहेगी, और द डीएसबी मे अथोराइज इट्स चेयरमैन टू ड्रॉ अप द टर्म्स ऑफ रेफरेंस एट द पैनल इन कंसल्टेशन विद द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। तो जो चेयरमैन होगा वो सारे अपने पार्टीज टू द डिस्प्यूट जो भी होगा सबसे जो है सुन सान के सबकी जो है सहमति वगैरह लेकर। आर्टिकल 8 कह रहा है कंपोजिशन ऑफ पैनल। पैनल बनता किस किस मेंबर्स हैं? पैनल शेल कंपोज ऑफ वेल qualified governmental and non-governmental individual including person who have served on or presented a case to a panel, served as a representative of the member of the contracting party of to GATT 1947 और एज ए रिप्रेजेंटेटिव टू द काउंसिल और कमिटी। तो बड़े दिग्गज जो है यहाँ पर बंदों को लिया जाएगा, गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, जिन्होंने कभी ना कभी सर्व किया हो किसी केस को पैनल के पे, इस तरीके के कोई मेंबर हो सकते हैं यहाँ पर। पैनल मेंबर शुड बी सेलेक्टेड with a view to ensuring the independence of the members, a sufficiently diverse background and a wide spectrum of experience। तो वही चीज़ हो गई, काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा, इंटेलिजेंट, ये सारी जो उसमें लिया जाएगा। टू असिस्ट इन द सिलेक्शन ऑफ द पैनलिस्ट द सेक्रेटेरिएट शैल मेंटेन एन indicative list of the government and non-government individual processing the qualification outlined in the para 1 from which panelist may be drawn as appropriate। तो एक पूरी लिस्ट बनेगी, हाँ भाई ये काफ़ी इंटेलिजेंट, इसका ये अच्छा, इसका ये, एक लिस्ट बना के उसमें देखा जाएगा। पैनल शैल बी कंपोज्ड ऑफ 3 पैनलिस्ट अनलेस द पार्टीज टू द डिस्प्यूट अग्री विद इन 10 days फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैनल। पैनल कंपोज्ड ऑफ 5 पैनलिस्ट। तो 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। द सेक्रेटरी शैल प्रपोज नॉमिनेशन फॉर द पैनल टू पार्टीज टू द डिस्प्यूट। ठीक है जी, जो भी पार्टीज हैं उनके ऊपर देखेंगे, हाँ भाई राम श्याम घनश्याम ये 3 है, देख लो ऐसे करके। If there is no agreement on the panelist within 20 days after the date of establishment of the panel, at a request of party director general in consultation, the chairman shall determine the composition of the panel। अगर वो नहीं मान पा रहे कि हाँ भाई राम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, श्याम मुझे अच्छा लग रहा है, घनश्याम अच्छा नहीं लग रहा, तो इस तरीके से जो है नहीं तुम सेट कर पा रहे, तो डायरेक्टर जो है वो जो है यहाँ पर चेयरमैन शैल डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द पैनल। तो वही चीज़ हो गई, जो चेयरमैन है वो जो है यहाँ पर हेल्प करेगा तुम्हारे को पैनल बनाने में। पैनलिस्ट शेल सर्व इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटीज एंड नॉट एज गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव नॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अपने इंडिविजुअल खुद की ही जो है उसके अंदर कैपेसिटी में करेंगे, ये कोई गवर्नमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है ये ऐसे नहीं करेंगे कि मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मैं ऐसे उनका फ़ायदा कर सकता हूँ या तुम्हारा नुकसान, ऐसा कुछ नहीं होगा। आर्टिकल 9 जो है प्रोसीजर फॉर मल्टीपल कंप्लेंट। अगर बहुत सारी कंप्लेंट है तो उस केस में क्या होगा? अ सिंगल पैनल मे बी एस्टेब्लिश्ड to examine these complaint taking into account the rights of all members concerned. A single panel shall organize its examination and present its finding to the DSB in such a manner that the right which the parties to the dispute would have enjoyed had separate panel examined the complaint are in no way impaired। तो कई सारी अलग अलग कंप्लेंट्स के लिए भी जो है यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं बिल्कुल एक ही पैनल को अपॉइंट। द रिटन सबमिशन बाय ईच ऑफ द कंप्लेनेंट शैल बी मेड अवेलेबल टू द अदर कंप्लेनेंट। तो किसी भी कंप्लेंट में जो WSU रिटन स्टेटमेंट जो दी होती है वो दूसरे को भी दिखाई जा सकती है यहाँ पर। आर्टिकल 11 कह रहा है फंक्शंस ऑफ द पैनल। पैनल के फंक्शंस क्या है, इतना पढ़ लिया समझ आ ही गया होगा हमें क्या फंक्शन है इनके। टू असिस्ट द DSB इन डिस्चार्जिंग इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर अंडरस्टैंडिंग एंड कंसर्न अग्रीमेंट, यही चीज़ है, हेल्प करना DSB को। आर्टिकल 14 है कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में। तो द रिपोर्ट ऑफ द पैनल शैल बी ड्राफ्टेड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द पार्टी टू डिस्प्यूट। तो जो भी वो बना रहे होंगे फाइनल रिपोर्ट वो बिना किसी पार्टी के सामने होगा, छुप के, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होगी वो। ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड इन द पैनल रिपोर्ट बाय इंडिविजुअल पैनलिस्ट शैल बी अनोनिमस। तो किसने क्या ओपिनियन दिया है वो भी नहीं पता होगा कि भाई इसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है, अच्छा तूने, ये भी किसी को नहीं पता होगा। आर्टिकल 17 कह रहा है अपीलेट रिव्यू। कोई इसके ऊपर बॉडी है, अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है इनका जो फाइनल रिपोर्ट है, ऊपर जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। स्टैंडिंग अपीलेट बॉडी शैल बी एस्टेब्लिश्ड बाय द DSB शैल हियर अपील्स फ्रॉम द पैनल केसेस। तो स्टैंडिंग अपीलेट बॉडी जो है वो बनेगी इसके अंदर, जो पैनल के केसेस को देखेगी। कंपोज ऑफ 7%, 3 of whom shall serve on any one case
फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर ईच पर्सन मे बी रीअपॉइंटेड वंस। तो 7 पर्सन होंगे जिसमें से 3 जो है किसी भी केस के अंदर हो सकते हैं। और फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स ये अपील जो है ये 4 साल के लिए बनेगी। ईच पर्सन में भी रीअपॉइंटेड वंस। तो 4 साल में बनती रहती है और रीअपॉइंटमेंट जो है इसमें अलाउड है। पर्सन हो सकते हैं जैसे एक्सपर्टीज़ इन लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेट्रा। तो इंटेलिजेंट होना चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। ओनली पार्टीज टू द डिस्प्यूट नॉट थर्ड पार्टीज में अपील पैनल रिपोर्ट। तो जो भी पार्टीज टू द डिस्प्यूट हैं वही जो है अपील कर सकते हैं। कोई भी तीसरा बंदा आके मजे मजे में उड़ता खेलता गाता हुआ नहीं आके कंप्लेंट कर सकता। प्रोसीडिंग शैल नॉट एक्सीड 60 डेज। तो 60 दिन से ज़्यादा जो है ये प्रोसीडिंग नहीं एक्सटेंड होगी। और भी कई सारे पॉइंट है, आप जो भी अपनी बुक रेफर कर रहे हो या कुछ कर रहे हो उसमें जो है कवर कर सकते हो आप आगे। अगर वीडियो को मैं कंटिन्यू रखें तो नहीं, लंबा हो जाएगा बहुत, क्योंकि आगे का टॉपिक है अलग है और काफ़ी लंबा चौड़ा। चलो जी, वीडियो कंटिन्यू रख रहा हूँ मैं, लेकिन इस वीडियो को बस डाल अलग रहा हूँ और इस टॉपिक को अलग डालूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा कि आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो हम अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है वहाँ पर आप कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी सब्सक्राइब अगर आप बाकी डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के जो है वो लिंक मिल जाएंगे, जैसे इंस्टाग्राम का और कॉल मी फॉर ऐप का, जिसके थ्रू मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब अगर करा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं करा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जो है तुम लोग कर दोगे मिस। सब्सक्राइब करने के साथ एक बेल आइकन को उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग, बी बेल आइकन पे साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो।